एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। इस देश में एक बहुत डिसिप्लिन सिस्टम चलता है। चुनाव आने से ठीक पहले ईडी और सीबीआई जाग जाती हैं। चुनाव खत्म होते ही वही एजेंसियां फिर से हाइबरनेशन पे चली जाती हैं। केस सालों चलता है, कुछ साबित नहीं होता, लेकिन तब तक काम हो चुका होता है। नेता बदनाम, पार्टी कमजोर, मैदान साफ। आप लोगों में वो हिम्मत नहीं है। इसे कहते हैं प्रोसेस ही पनिशमेंट है। अब इसी सिस्टम का ताजा एपिसोड देखिए। कोलकाता में एक कंपनी है जो चुनाव के लिए पॉलिटिकल सर्वे और इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाती है, आईपैक। उसी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन का घर, उसी कंपनी का दफ्तर और दोनों जगह ईडी का छापा। मतलब साफ है, निशाना कैश नहीं था, निशाना इलेक्शन का दिमाग था। पूरा भरोसा है कि यहाँ पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ। और तभी एक ऐसा सीन होता है जो इस देश की राजनीति में बहुत रेयर है। एक मुख्यमंत्री डर कर स्टेटमेंट नहीं देती। एक मुख्यमंत्री हम कोर्ट जाएंगे नहीं बोलती। एक मुख्यमंत्री खुद अंदर घुस जाती है, हाँ, उसी घर में जहां ईडी सर्च कर रही होती है, और वहां से अपनी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सब अपने हाथ में उठाकर बाहर ले आती है और फिर सिस्टम के मुंह पर एक लाइन फेंकती है, ये ईडी है या बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इज इट द ड्यूटी ऑफ ईडी एंड अमित शाह, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be the result? अब ध्यान से सुनिए, आरोप क्या है? आरोप ये नहीं है कि नोटों की गड्डियां मिली। आरोप यह है कि पूरी पार्टी की चुनावी तैयारी उठाई जा रही थी। हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट, बूथ लेवल डेटा, पार्टी पॉलिसी, इलेक्शन स्ट्रेटेजी। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था। अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकू है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। यानी सीधी भाषा में इलेक्शन से पहले ही ऑपोजिशन का ब्रेन कॉपी कर लो। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। आप कहते हैं आपके हिसाब से आप देश के सबसे शरीफ नेता हैं। मैं झूठ बोलूंगा क्या? ईडी कहती है हमने पार्टी हेडक्वार्टर्स में छापा नहीं मारा, हम एविडेंस के आधार पर काम कर रहे हैं। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, भाई पार्टी का दिमाग सिर्फ पार्टी ऑफिस के ड्रॉअर में रहता है क्या? आईटी सेल, डेटा, स्ट्रैटेजी टीम सब एक ही अलमारी में बंद रहता है क्या? अगर पार्टी का पूरा सिस्टम अलग अलग जगह है तो हमने पार्टी ऑफिस पर छापा नहीं मारा, ये जवाब नहीं, सी ग्रेड बहाना है। जिन चीजों के लिए आप इतने उलझे हुए हैं या इतने बौखलाए हुए हैं या इतने परेशान हैं, मैं जरा भी नहीं। और अब यहाँ सबसे बड़ा फर्क दिखता है। अब तक क्या होता था? ईडी आती थी, सीबीआई आती थी, नेता टीवी पर खड़ा होकर बोल देता था हम कोर्ट जाएंगे, और फिर सालों तक कुछ नहीं होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कोई डरा नहीं। इस बार मुख्यमंत्री खुद अंदर घुस गई। मतलब साफ था, अब ये वन साइडेड गेम नहीं चलेगा। और यहीं से वही पुराना सवाल फिर उठता है, क्या देश को नहीं दिख रहा कि जैसे ही इलेक्शन आता है ईडी और सीबीआई सडनली हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, और जैसे ही इलेक्शन निकलता है वही केस फाइलों में कोमा में चला जाता है। 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे। इसी केस को देख लीजिए, एफआईआर 2020 की है, एक्शन 2026 में हो रहा है। बीच में क्या हुआ? घंटा। उधर बिहार में पूरा इलेक्शन निकल गया, ईडी नहीं दिखी क्योंकि वहां नीतीश बाबू थे।
इधर बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, ईडी अचानक बहुत देशभक्त हो गई है। आपने सवाल पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। अब इसे कोइंसिडेंस बोले या कैलेंडर देखकर देशभक्ति, ईडी कहती है कि मामला इलीगल कोल, हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसी पैसे से इस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, लेकिन एक सीधा सवाल, अगर मामला इतना बड़ा था तो 6 साल तक ईडी क्या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी? अब यही पैटर्न सिर्फ बंगाल में नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज, रिजल्ट पार्टी पैसा यूज नहीं कर सकती। महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये लॉ का यूज है या लॉ को इलेक्शन वेपन बनाना? और जरा ध्यान दीजिए, देश के करीब 20% लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं, उस पार्टी को इलेक्शन के बीच में क्रिपल कर दो और फिर बोलो डेमोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग। सेम झारखंड इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन का अरेस्ट, 5 महीने जेल, इलेक्शन खत्म, कोर्ट कहती है अरेस्ट का कोई सॉलिड रीजन ही नहीं था। मतलब इलेक्शन गया तब पता चला कि केस खोखला था। 2019 में शरद पवार पर 25,000 करोड़ का केस, रोज धमकी कि ईडी बुलाएगी, वो थककर खुद बोल दिए कि मैं ईडी ऑफिस चल लेता हूं। फिर अचानक साइलेंस, केस गया कहां? ईडी ऑफिस के बरमुडा ट्रायंगल में। अजीत पवार पर 7,000 करोड़ का आरोप। आज वही आदमी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है और खुद बीजेपी को बोलता है कि इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। अब सीधा सवाल, अगर ये रियल करप्शन केसेस थे तो ये लोग आज सत्ता में कैसे बैठे हैं? अब जरा ईडी का रिपोर्ट कार्ड भी देख लेते हैं। चार्जशीट 25% से भी कम केसेस में, ट्रायल स्टार्ट 1% से भी कम केसेस में। मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है? छापा, टीवी पे तमाशा, डर, पॉलिटिकल डैमेज और फिर फाइल डीप फ्रीजर में पड़ जाती है। यानी साफ है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है। और अब नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुका है। अब सिर्फ नेता नहीं, अब पूरी पार्टी का डेटा, स्ट्रैटेजी, सिस्टम टारगेट हो रहा है। यानी अब एजेंसी सिर्फ डराने का टूल नहीं है, अब ये इलेक्शन जीतने का भी टूल बन चुकी हैं। और इसी सिस्टम को पहली बार किसी ने खुलेआम चैलेंज किया है। इस बार कोई नहीं बोला कि हम कोर्ट जाएंगे, इस बार सिस्टम के मुंह पर उंगली डाल दी गई और पूरे स्टेट में आंदोलन शुरू हो गया। अब जरा उस केस पर आते हैं जिसके नाम पर यह पूरी कार्रवाई जस्टिफाई की जा रही थी। ईडी का कहना है कि मामला ईस्टर्न कोलफील्ड से जुड़ा है, इलीगल कोल माइनिंग्स, फैक्ट्रीज को कोयला बेचना, हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा घुमाना। ईडी अपने बयान में यह भी कहती है कि इसी पैसे के नेटवर्क से इस पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी को कई हजार करोड़ रुपए मिले। और ईडी ने यह भी बताया कि इस केस की एफआईआर 2020 में दर्ज हुई थी और अभी भी जो सर्च चल रहा है वो गवाहों के बयान के आधार पर किया जा रहा है। मतलब ऑफिशियल स्टोरी में ये कोई नया केस नहीं है, ये एक पुराना केस है जिसमें अब सर्च हो रहा है। अब इसी पॉइंट पर एक और बात सामने आती है, जिस कंपनी पर छापा पड़ा है आईपैक, वो वही कंपनी है जो कभी प्रशांत किशोर की वजह से जानी जाती थी। लेकिन ये बात साफ कही जाती है कि आज प्रशांत किशोर का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर सर्च होता है। यानी नैरेटिव साफ है। ईडी कहती है ये मनी ट्रेल का मामला है, ऑपोजिशन कहता है ये स्ट्रेटेजी ट्रेल का मामला है। इसी टकराव के बीच राजनीति सड़क पर आ जाती है। तृणमूल कांग्रेस पूरे राज्य में प्रोटेस्ट का ऐलान कर देती है, पार्टी सड़क पर उतर आती है। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा सीधा आरोप लगाती हैं कि ईडी बीजेपी की डराने धमकाने वाली शाखा बन चुकी है।
ये रेड पार्टी की स्ट्रैटेजी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हथियाने के लिए किया गया है और हम इसे होने नहीं देंगे। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष कहती हैं कि ईडी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। यानी टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल साफ है, यह इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह पॉलिटिकल ऑपरेशन है। अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब आता है। बीजेपी वही लाइन दोहराती है जो ईडी की प्रेस रिलीज में लिखी होती है। ईडी एविडेंस के बेसिस पे काम कर रहा था, उसे अपना काम करने दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान और तरीका सही नहीं है। बीजेपी यह भी कहती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन यहीं से यह मामला सिर्फ बंगाल का नहीं रहता। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं कि यह सब बंगाल में हार की हताशा में किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट में बयान देती है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जब लोकतंत्र से दिक्कत होने लगे तब एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। यानी ये सिर्फ एक पार्टी की शिकायत नहीं रह जाती, ये एक ऑपोजिशन वर्सेस सिस्टम का सवाल बन जाता है। और इस पूरे विवाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। कोर्ट्स पहले भी कई बार बेल देते वक्त ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि ये एजेंसियां धीरे धीरे ऑपोजिशन को खत्म करने का औजार बनती जा रही हैं। यानी ये परसेप्शन कोई नया नहीं है, ये जुडिशियल रिकॉर्ड में भी आ चुका है। और यहीं पर इस पूरे एपिसोड का पॉलिटिकल मतलब निकलता है। जो हुआ वो सिर्फ एक रेड नहीं था, जो हुआ वो सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन नहीं था। आज पहली बार खुले मैदान में इस मॉडल को चैलेंज किया गया, ना क्वाइटली ना फाई के जरिए, सीधे मौके पर जाकर। और इसी वजह से ये घटना आने वाले समय में याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का गुस्सा नहीं था, ये एक सिग्नल था। डर का ये सिस्टम अब साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहीं से इस पूरी कहानी का आखिरी सवाल पैदा होता है। अगर पॉलिटिकल बैटल कोर्ट रूम से निकलकर रेड लोकेशंस तक पहुंच जाए, अगर इलेक्शन कैंपेन का जवाब सर्च वारंट से दिया जाने लगे, तो फिर हम किस तरह के सिस्टम में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी में या इन्वेस्टिगेशन मैनेज डेमोक्रेसी में? और यही सवाल अब सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, सवाल पूरे देश का बन चुका है। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।